अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और वीडियो के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो टेस्ट नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले आप इसके 20 क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम आखिरी 10 क्वेश्चंस देखेंगे, जिसके साथ हमारा ये 8 नंबर टेस्ट मुकम्मल हो जाएगा। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का इस क्वेश्चन के साथ। Cuando conduciendo tu turismo adelante a un peatón por una vía fuera de poblado, ¿qué separación lateral de seguridad deberá dejar? Cuando conduciendo, जब आप ड्राइविंग कर रहे हो, su turismo अपनी कार adelante मतलब ओवरटेक करें, a un peatón एक पैदल चलने वाले को, por una vía fuera de poblado एक ऐसी सड़क जो कि आबादी से बाहर हो, ¿qué separación lateral de seguridad deberá dejar? आपके और उसके दरमियान कितना वक्फा होना चाहिए जब आप उसको ओवरटेक कर रहे हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 1.50 मीटर como máximo मतलब ज्यादा से ज्यादा। B, un margen de seguridad proporcional a la anchura y características de la vía, इतना वक्फा जो कि सड़क की चौड़ाई और आप मतलब उसकी जो सिक्योरिटी है, जो उसकी हिफाजत है, उसके हिसाब से हो। और ऑप्शन सी 1.50 मीटर्स como mínimo कम से कम, ocupando de forma parcial o total el carril contiguo, मुकम्मल तौर पे दूसरे ट्रैक में चले जाएं बेशक, या आधा उस दूसरे ट्रैक में चले जाएं। y siempre que existan las condiciones precisas, हमेशा ये ध्यान में रखते हुए कि आप ये चीज़ मुकम्मल हिफाजत के साथ कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसी कंडीशंस नहीं जो कि आपको खतरे में डाल सकती हैं। तो क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन ए, बी या सी। आराम से सोच के वीडियो को पॉज करके अपना सवाल का जवाब लगाएं। तो मैं आपको बताता हूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। कम से कम आपने 1.50 मीटर वक्फा रखना है अपने और पैदल चलने वाले के दरमियान। उसके लिए बेशक आपको दूसरे ट्रैक में ही क्यों ना जाना पड़े। अगला सवाल, के efectos produce el alcohol en el conductor? ड्राइवर में अल्कोहल मतलब शराब नोशी क्या असर करती है? ऑप्शन ए, un aumento en el tiempo de reacción, जो रिएक्शन का टाइम है वो बढ़ा देती है। ऑप्शन बी, una disminución en el tiempo de reacción, रिएक्शन का टाइम कम कर देती है। ऑप्शन सी, un aumento de la capacidad de reacción, आपकी जो कुव्वत है रिएक्शन की उसको बढ़ा देती है। तो ये भी एक समझ लें कॉमन सेंस का सवाल है कि जब आप शराब नोशी आपने की होती है तो उसमें आपके ऊपर क्या असर होता है। जो भी आपने रिएक्शन करना होता है किसी चीज़ पे, जो आपने कोई चीज़ कोई खतरा देखा उसके ऊपर आपने कोई मतलब रिएक्शन लेना होता है, वो कम टाइम में लेते हैं या ज़्यादा टाइम में लेते हैं, या जो आपकी कुव्वत है रिएक्शन की वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आप जो टाइम लेते हैं रिएक्शन लेने में वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप सही हालत में नहीं होते, तो जो रिएक्शन आपने 1 सेकंड में लेना होता है उसके लिए शायद आपको 2 से 3 सेकंड लगे। तो इस वजह से टाइम जो है ना रिएक्शन का वो बढ़ जाता है। और जो आपकी कुव्वत है, जो आपकी कैपेसिटी है रिएक्शन की, जाहिर सी बात है वो बढ़ती नहीं है, इसका मतलब है वो कम हो जाती है क्योंकि ज्यादा टाइम लगता है अब आपको। इस सवाल को अगर आप आराम से बैठ के सोचेंगे तो खुद ही आपको इसका जवाब जो है ना, बेशक आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, आपको इसका जवाब पता चल जाएगा। क्योंकि शराब नोशी से क्या होता है, ये आपकी जो कुव्वत है किसी किस्म की भी उसके ऊपर आपके दिमाग पे भी असरअंदाज होती है। वैसे भी आपके सारे जिसम आपका अच्छी तरह से काम नहीं करता, तो इसका मतलब है आपकी जो कुव्वत है, कैपेसिटी है आपकी, वो ये कम कर देती है। बाकी टाइम जो आप लेते हैं कोई भी काम करने के लिए वो बढ़ जाता है। तो इस वजह से ऑप्शन बी गलत है। वो कह रहा है कि टाइम पहले आप 1 सेकंड में रिएक्शन करते थे, आप 0.5 में करेंगे, तो ये गलत है। सही इसका जवाब है कि आपका जो रिएक्शन का टाइम है वो बढ़ जाता है। अगला सवाल कह रहा है, cuando finaliza la prohibición de circular como máximo a 40 kilómetros por hora? जब आप ये साइन बोर्ड देखेंगे आपको जो नजर आ रहा है, मोड़ आ रहे हैं और उसके नीचे बिल्कुल मैक्सिमम स्पीड लिखी हुई है, तो सवाल ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम स्पीड है 40 की, ये कब खत्म होगी? ऑप्शन ए कह रहा है cuando termine el peligro indicado, जब ये खतरा खत्म हो जाएगा जिसकी ये निशानदेही कर रहा है, मतलब मोड़ जब खत्म हो जाएंगे। ऑप्शन बी, hasta que encuentre una señal de fin de prohibición, जब आपको मतलब स्पीड के ऊपर क्रॉस का निशान नजर आए, मतलब ये आपकी जो एक
ममनुअत थी, आप ये काम नहीं कर सकते थे, अब वो कर सकते हैं जब आपको वो निशान मिले तो फिर। और ऑप्शन सी, hasta que encuentre una señal de fin de obligación, लाजमी जो काम था उसको खत्म करने के कोई साइन बोर्ड आपको नजर आएगा तो उस वक्त आपकी ये मैक्सिमम स्पीड खत्म हो जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। जब भी किसी खतरे के नीचे मैक्सिमम स्पीड होगी तो वो मैक्सिमम स्पीड उसी वक्त खत्म हो जाएगी जब वो खतरा खत्म हो जाएगा या टल जाएगा। यहाँ पे मोड है, जब मोड खत्म होंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो मैक्सिमम स्पीड है ये खत्म हो जाएगी। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि है ओवरटेकिंग की। जब आपको किसी भी खतरे के नीचे ओवरटेकिंग का निशान आ जाता है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते, वो खतरे के साथ खत्म नहीं होती। अब उसके लिए बाकायदा एक साइन बोर्ड आएगा जो होगा कि अब आप ओवरटेकिंग कर सकते हैं, तो उसके बाद आप कर सकेंगे। बाकी जो भी होगा वो खतरे के साथ खत्म हो जाता है। जब खतरा खत्म वो निशान खत्म। अगला सवाल, en el caso de la imagen quién tiene prioridad, ये जो फोटो हमें नजर आ रही है इसमें पहले कौन गुजरेगा? आप देख सकते हैं, समझ लें ये एक चौराहा है और यहाँ पे हमें कोई साइन बोर्ड नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे पहले कौन सी गाड़ी गुजरेगी? ये भी बहुत दफा क्वेश्चन मैं अपनी वीडियोस में भी बता चुका हूँ, एग्जाम में भी बहुत दफा आता है, और इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आप इम्तिहान पास करना चाहते हैं। साइन बोर्ड हो तो बहुत ही आसान है, आपको पता चलता है ये ग्रीन वाला नहीं गुजरेगा, रेड वाला रुकेगा। जब साइन बोर्ड नहीं होता तो फिर ये मसला होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। एल vehículo amarillo porque circula por la vía principal, कह रहा है पहले गुजरेगा या प्रियोरिदाद है ये येलो वाले को क्योंकि वो मेन रोड पे है। ऑप्शन बी, एल vehículo azul, ब्लू वाला गुजरेगा, से अप्रोक्सीमा por la derecha del amarillo, क्योंकि वो येलो की दाएं जानिब से आ रहा है। और ऑप्शन सी कह रहा है जी, el vehículo amarillo porque sigue de frente mientras que el azul tiene que cambiar de dirección, जो पहले गुजरेगा वो येलो है क्योंकि जो ब्लू है उसने अपना, क्योंकि येलो ने सामने जाना है और ब्लू ने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो ये भी बहुत अहम सवाल है, बेशक आप इसको पॉज करके आराम से सोच के इसका सही जवाब लगाएं। मैं अभी आपको इसका जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब बताने के लिए आपने एक चीज ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पे हमें कोई नजर नहीं आ रहा साइन बोर्ड के प्रियोरिदाद किसकी है, तो उस वक्त रेगला जनरल दे प्रियोरिदाद जो है ना वो लागू किया जाता है। वो कायदा जो प्रियोरिदाद बताता है, वो कायदा क्या कहता है हमें? वो कायदा ये कहता है कि अगर कोई और साइन बोर्ड ना होगा तो हमें सबसे पहले जो हमारी दाएं जानिब गाड़ी होगी वो पहले गुजरेगी, उसकी प्रियोरिदाद है। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है पहले नंबर पे तो हमें ये नहीं पता किसने किस जानिब जाना है, तो इस वजह से सबसे पहले हमने ये देखना है कि दाएं जानिब कौन सी है। येलो की दाएं जानिब ब्लू है और ब्लू की दाएं जानिब हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा, तो इस वजह से पहले ब्लू गुजरेगी और उसके बाद येलो। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, el vehículo azul que se aproxima por la derecha। अगला सवाल, cuándo se producirá aquaplaning? aquaplaning कब होती है? aquaplaning क्या होती है? aquaplaning होती है जब हमारी गाड़ी पानी से गुजरे और टायर जो है ना वो जमीन, मतलब जमीन के और टायरों के दरमियान पानी आ जाए, मतलब वो उसके ऊपर कह लें स्विमिंग करनी शुरू हो जाए हमारी गाड़ी, टायर। तो ये कब होती है? ऑप्शन ए, cuando con lluvia circulemos con el dibujo del neumático un poco gastado, जब हम बारिश में गाड़ी चलाएं और हमारे टायरों की जो दिबुख होती है, जो टायरों के अंदर सुराख होते हैं वो थोड़े बहुत कम हो, मतलब सही वो नए वाले टायर ना हो। और ऑप्शन बी कह रहा है cuando circulemos a mucha velocidad con lluvia aunque el dibujo de los neumáticos esté buen estado, जब हम बारिश में ज्यादा स्पीड के साथ गाड़ी चलाएं बेशक हमारे टायर परफेक्ट कंडीशंस में ही क्यों ना हो, तो फिर aquaplaning हो सकती है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। यहाँ पे समझने की बात यह है इस सवाल में कि aquaplaning तब होती है जब बारिश हो रही हो या पानी हो और आप ज्यादा स्पीड के साथ गाड़ी चलाएं। इसका ज्यादा जो टायर है उसकी कंडीशंस में के साथ ज्यादा ताल्लुक नहीं है, ज्यादा ताल्लुक है आपकी स्पीड के साथ। जब आप ज्यादा स्पीड के साथ गाड़ी चलाएंगे बेशक आपके टायर गास्तादोस नहीं है फिर भी aquaplaning होगी, जो कि खतरनाक है, उससे आपकी गाड़ी का कंट्रोल आपके हाथों से चला जाता है। अगला सवाल कह रहा है que luces debemos usar para circular entre el ocaso y salida del sol, सूरज निकलने से सूरज ग्रूब होने से लेकर सूरज निकलने तक हम कौन सी लाइटें का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए, पोसिसियन, जो छोटी सी लाइटें होती हैं बिल्कुल छोटी सी पोजीशन वाली। ऑप्शन बी, पोसिसियन y corto alcance, ये छोटी लाइटें होती हैं और उनके साथ पोसिसियन की।
ऑप्शन सी, posición y largo alcance, बड़ी लाइटें और पोजीशन की। corto alcance होती हैं जो हमें रोशनी देती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा फासले तक नहीं। लार्गास वो होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फासले तक हमें रोशनी करती हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। सूरज ग्रूब होने से लेकर सूरज निकलने तक हमारे लिए लाजमी है कि हम अपनी गाड़ी की पोजीशन वाली और corto alcance से कम जो है ना वो ऑन रखें। अगर हम मुकम्मल रात में अंधेरे में गाड़ी चला रहे हैं और शहर से बाहर हैं और 40 से ज़्यादा स्पीड है तो फिर लार्गो alcance का इस्तेमाल करना भी लाजमी है। अगला सवाल कह रहा है que nos indica esta señal, ये साइन बोर्ड हमें क्या कह रहा है? ऑप्शन ए, calzada de sentido único, se prohíbe circular en sentido contrario। ये सड़क वन वे है, बिल्कुल दूसरी साइड से गाड़ियां नहीं आ सकती। ऑप्शन बी, obligación de seguir de frente, लाजमी है आपके लिए कि आप सामने की जानिब जाएं। और ऑप्शन सी कह रहा है calzada de dos sentidos, डबल वे रोड है ये। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। ये साइन बोर्ड हमें सिर्फ ये कहता है कि ये जो सड़क है ये वन वे है, सामने से गाड़ी नहीं आएगी। यहाँ से आप ज़रूरी नहीं कि आपने बिल्कुल सामने ही जाना है, आप लेफ्ट भी हो सकते हैं, राइट भी हो सकते हैं। ये सिर्फ हमें ये कह रही है कि सामने से गाड़ी नहीं आएगी। जो ऑप्शन बी हमें कह रहा है ओब्लिगासियोन दे seguir de frente, कि सिर्फ और सिर्फ आप सामने ही जा सकते हैं, वो सेम ही होता है लेकिन मतलब गोल शक्ल में होता है, सर्कुल होता है। इसी तरह के साइन बोर्ड लेकिन वो डब्बे की शक्ल में नहीं होता, वो सर्कुल होता है। वो हमें कहता है कि आप बिल्कुल सिर्फ सामने ही जा सकते हैं, लेफ्ट या राइट नहीं हो सकते। और उसमें हमें ये नहीं पता होता कि ये वन वे है या जो दोबले सेंटीडो है। लेकिन इसमें हमें सिर्फ ये कह रहा है कि ये सड़क वन वे है, सामने से गाड़ी नहीं आएगी, आप दाएं भी मुड़ सकते हैं, बाएं भी मुड़ सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वेहिकुलो नो पुeden circular por autopista, कौन इनमें से कौन सा ऐसा वेहिकुलो है जो कि autopista पे नहीं चल सकता? मोटोसिक्लेtas, ciclomotores या camiones de más de 3.500 किलोग्रामोस। मोटरसाइकिल या सिक्लोमोटोरेस जो छोटे होते हैं, 45 तक इनकी स्पीड होती है, या ऐसे ट्राले जो कि 3,500 किलोग्राम से ज़्यादा वजनी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्लोमोटोरेस autopista पे नहीं चला जा सकते। आखिरी सवाल, ¿cuál será la velocidad máxima circulando por una carretera convencional con un carril por sentido? एक नेशनल रोड पे हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारी मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड क्या होगी अगर नेशनल रोड पे हमारी जो हर साइड के लिए एक एक ट्रैक है, मतलब सामने से भी गाड़ी आ रही है और आप भी जा रहे हैं, सिर्फ एक एक ट्रैक है दोनों के लिए, मैक्सिमम स्पीड कौन सी होगी? ऑप्शन ए कह रहा है 100, ऑप्शन बी कह रहा है 90 और ओवरटेकिंग के लिए 20, और ऑप्शन सी कह रहा है 90। तो इसका सही जवाब कौन सा हुआ? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 90। नेशनल रोड पे चाहे एक आपका हो ट्रैक आपके लिए या दो हो, नॉर्मा जनरल ये है कि ये 90 मैक्सिमम स्पीड होगी। अगर कहीं पे आपको 100 मिलती है तो वो एक्सेप्शनली उस जगह के लिए होती है। क्वेश्चन कोई भी हो, उसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्रेटेरा कन्वेंशनल में एक कार की मैक्सिमम स्पीड क्या है, तो वो आपने लिखनी है 90। ओवरटेकिंग के लिए भी 20 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा नहीं दिए जाते। और इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है अख्ताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए